नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक चित्रांती। स्वागत है आप सभी का मेधावी पे। दोस्तों, हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री को लगभग पूरा देख रखा है और उसको हमने अब अलग अलग डिवाइड करके पार्ट में पढ़ना शुरू किया ताकि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, और अगर हम अलग अलग भाग को पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा आसानी भी हो जाएगी। तो आज इस क्रम में हम पढ़ने वाले हैं मौर्य प्रशासन को। मौर्य प्रशासन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मौर्य प्रशासन के जो तत्व हैं उसमें राजा जो है वो मूल तत्व है, और कौटिल्य इसके बारे में कहता है कि राजा उच्च कुल का या उच्च जाति का होना चाहिए तथा अधीनस्थों पर प्रभुत्व जमाने वाला होना चाहिए। ऐसा राजा होना चाहिए जो अपने से नीचे के ऊपर राज कर सके। तो राजा निरंकुश भी होना चाहिए, जो कि बताया गया है अर्थशास्त्र में, जो कि लिखित है कौटिल्य के द्वारा। और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट आती है वो है कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत, जो कि राजा को इस तरीके से फॉलो करने ही चाहिए। राजा के सप्तांग सिद्धांत में क्या क्या है? जनपद है, दुर्ग है, अमात्य है, कोश है, दंड है और मित्र है। और ये इसी क्रम में है, यानी कि जनपद 1 पे होना चाहिए, दुर्ग 2 पे होना चाहिए, 3 पे अमात्य होने चाहिए, 4 पे कोश, 5 पे दंड और 6 पे मित्र। ये 6 चीज़ें मिला के राजा को सप्तांग सिद्धांत का निर्धारण करती है। अशोक के तीसरे शिलालेख के अनुसार आदेश लिखे जाते हैं या आदेश लिपिबद्ध किए जाते हैं। और छठा जो शिलालेख है वो कहता है कि संशोधन का इसमें अधिकार भी है। मंत्रिपरिषद केवल सलाह दे सकती थी, यानी कि मंत्रिपरिषद इसमें सलाहकारी प्रवृत्ति की होती थी, ये कुछ और काम नहीं कर सकती थी। सलाहकारी प्रवृत्ति मंत्रिपरिषद की हो सकती थी, वो उसमें किसी प्रकार का ऊपर नीचे नहीं कर सकती है। ठीक है। जिले समितियों के आधार पर संचालित होती थी, और इस क्रम में जो समितियां हैं वो कैसे कैसे हैं? समितियां उद्योग धंधे हेतु हैं, विदेशियों की देखरेख हेतु हैं, जन्म मृत्यु देखरेख प्रमाण पत्र या इस तरह की चीज़ों के लिए हैं, माप तौल विभाग के लिए ही समितियां हैं, लाइसेंस हेतु भी समितियां हैं और कर हेतु भी समितियां हैं। इस प्रकार की समितियों के द्वारा इनका संचालन हुआ करता था। ग्राम जो है बटे हुए थे ग्राम वृह परिषद के द्वारा इन गाँवों का जो है कि संरचना बटी होती थी। राजस्व का निर्धारण बहुत ही ढंग से किया गया है। इसका एक क्रम दिया गया है यहाँ पे, आप ध्यान देंगे तो इसमें कर है, पिंड कर है, सेना भक्तम है, भाग है, भोग है, इस प्रकार से और भी कर है। जो कर है वो सामान्य कर है जो समय समय पर लगाया जाता रहा है, और जो पिंड कर है वो पूरे गांव पर सामाजिक रूप से जो है कि सामूहिक रूप से ये लगता था। सेना भक्तम वो है जब किसी गांव से सेना गुजरती थी तो गांव वालों से कुछ हिस्सा लिया जाता था उनके भोजन आदि के लिए। भाग है वो राजा का भाग है, और भोग राजा का उपभोग में प्रयोग होने वाली वस्तुओं पर जो खर्च आएगा उसके लिए जो टैक्स लगेगा उसे भोग कहते हैं। प्रणय कर, जो कि आपसे बार बार पूछा जाता है, अक्सर करके लोग उसको प्रणय को विवाह से जोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। प्रणय जो है वो आपात कर है, और युद्ध कर जो कि 50% होता था। पार्श्व कर जो है वो व्यापारियों से अधिक लाभ अर्जित करने पर लिया जाता था, यानी कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी में जब कंपनी ज़्यादा व्यापार करके लाभ ज़्यादा कमाने लगती थी तो सरकार उससे जो है कि ज़्यादा का डिमांड करने लगी थी, ज़्यादा हिस्से की हिस्सेदारी मांगने लगी थी। रज्जू जो था वो भूमि पर नापजोक का कर हुआ करता था, और जो चोर रज्जू है वो चोरों को पकड़ने हेतु है। कौष्ठेक जो कर है वो सरकारी जलाशयों से संबंधित है, और परिहीनक जो है वो सरकारी भूमि पर अपने पालतू जानवरों को चराने हेतु है। जो सेतु बंद है ये इंपॉर्टेंट है, ये सिंचाई कर है, जो कि 1/5, 1/3 या 20 से 30% हो सकता था। जो सेना थी इसके बारे में जस्टिन बताता है कि सेना हुआ करती थी, प्लूटार्क बताता है और प्लिनी बताता है। इन सब में जो प्लूटार्क है वो ये कहता है कि शांति काल में जो सेना थी वो आमोद प्रमोद में रहती थी, यानी कि एंजॉय करती थी, पार्टीज करती थी और भी बहुत सारी चीज़ें करती थी। इस समय इन सबको करने में वो अपना समय व्यतीत करते थे जब शांति काल होता था, यानी कि युद्ध नहीं हो रहा होता था। और इस समय इनका जो सारा खर्चा था वो कौन वहन करता था? राज्य वहन करता था। और सेना के बारे में ये तीनों बताते हैं कि दिस इज अप्रोक्सीमेटली 6 lakhs। ओके। और जो न्यायालय है, न्यायालय की व्यवस्था कैसी थी? न्यायालय 2 प्रकार से बटे हुए थे। पहला था धर्मस्थी और दूसरा था कंटक शोधन। जो धर्मस्थी न्यायालय हैं वो दीवानी प्रकार के न्यायालय होते थे, और कंटक शोधन जो है वो फौजदारी प्रवृत्ति के न्यायालय हुआ करते थे। अधिकारी तंत्र बहुत ढंग से बटा हुआ है, जिन्हें तीर्थ कहा जाता था। जो अधिकारी तंत्र हैं उन्हें तीर्थ ही कहा जाता था, और इन पर यह ध्यान रखा जाता था कि इनके अलग अलग जो है कि विभाग बनाए जाएं। जो सर्वोच्च पदाधिकारी हैं वो तीर्थ थे, और कुल 18 पदाधिकारी हुआ करते थे, जिसकी महाभारत और गौतम धर्मसूत्र में भी चर्चा की गई है, जिनकी जानकारी हमें महाभारत से मिलती है और गौतम धर्मसूत्र से मिलती है। समाहर्ता जो अधिकारी था वो गृह तथा वित्त विभाग का अधिकारी था, जो कि आज का डीएम आप कह सकते हैं इसे। जो सन्निधता है वो कोषाध्यक्ष है, ठीक है, ट्रेजरी ऑफिसर है ये। धम्म महामात्र जो है वो 5वें शिलालेख में जो है कि अशोक इसकी नियुक्ति करता है। वो कहता है कि हम अब निश्चिंत हो चुके हैं।
ठीक है। स्त्राध्यक्ष जो है या ब्रजभूमिक जो है वो 12वें शिलालेख में इसका चर्चा आता है, और जो ब्रजभूमिक या स्त्राध्यक्ष है वो राजकीय खजाना, राजकीय जो है कि भूमि है उसका जो है कि निर्धारण करता था, उसकी देखरेख करता था। अब जो अध्यक्ष हैं वो कुल 26 प्रकार हुआ करते थे, ये बताता है। जहाँ एन श्रीमाली की जो पुस्तक है एंशिएंट इंडिया, वो बताते हैं कि जिसके अध्यक्ष की कुल संख्या 26 हुआ करती थी, जबकि बताते हैं कि 27 से 28 अध्यक्ष हुआ करते थे। कौन बताता है? पीवी काणे साहब, यानी कि पांडुरंग वामन काणे साहब बताते हैं कि जो अध्यक्ष थे उनकी संख्या 27 से 28 हुआ करती थी, जबकि जहाँ एन श्रीमाली कहते हैं कि 26 हुआ करती थी। पीवी काणे साहब ने एक किताब लिखी जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ धर्म शास्त्रा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अध्यक्ष और विभाग बहुत आसानी से बटे हुए थे, जिसको आप ध्यान से एक बार देख लें तो याद हो जाएगा। और आपको बता दो कि हर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, आपसे 1 से 2 क्वेश्चन आपके फिक्स हैं। आपको कहीं मिलाने वाले क्वेश्चन आ जाए या सीधा पूछ सकता है कि यह अध्यक्ष किस विभाग से संबंधित था। पौतवाध्यक्ष जो है वो था मापतौल विभाग से, नवाध्यक्ष था वो नाव या जहाजरानी विभाग से, मुद्राध्यक्ष जो है वो पासपोर्ट विभाग से हुआ करता था, और लक्षणाध्यक्ष जो है, जो लक्षणाध्यक्ष है वो टकसाल यानी कि मुद्रा ढालने वाला जो अधिकारी होता था वो हुआ करता था। और जो रूप दर्शक है वो करेंसी का परीक्षण करता था। संस्थाध्यक्ष जो है वो व्यापारिक मार्गों को बनाने हेतु अपनी जो है जिम्मेदारी का निर्वहन करता था, और इसको एग्रोनोमोई भी कहा जाता है। ये बार बार पूछा गया है, आप इसे ध्यान से इसको इम्पोर्टेंट देख सकते हैं। एग्रोनोमोई के बारे में मेगास्थनीज कहता है कि ये हर 10 स्टेडिया दूरी मापने की एक संकेतक है। हर 10 स्टेडिया यानी कि 1.8 to 2 किलोमीटर की स्टेडिया पर पत्थर या स्तंभ लगाने का काम करता था। एक और चीज़, एग्रोनोमोई को कृषि सिंचाई तक संबंधित करता है मेगास्थनीज, और वो ये भी बताता है कि जो एग्रोनोमोई है इससे ही मिलता जुलता अधिकारी है एस्ट्रोनोमोई, जिसके बारे में यहाँ चर्चा करी गई है। जबकि जो एग्रोनोमोई है वो कृषि और सिंचाई तक सीमित है, जबकि जो नगर प्रशासन से संबंधित है वो एस्ट्रोनोमोई है या एस्टीनोमोई कहा जाता था। एग्रोनोमोई या एस्टीनोमोई अधिकारी इसको जिम्मेदार बताता था। गवयुति, योजन और स्टेडिया इकाई हैं जो दूरी को इंगित करती हैं, डिस्टेंस को कवर करती हैं। जो पर्णयाध्यक्ष है वो बिक्री विभाग को संदर्भित करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गुप्तचर व्यवस्था भी अपने चरम पर थी। क्या कहते थे? गुप्तचर विभाग को गूढ़ पुरुष जो इसमें काम करते थे उन्हें गूढ़ पुरुष कहा जाता था, और ये 2 प्रकार के हुआ करते थे। एक संजरा जो कि घूमकर जानकारी इकट्ठा करते थे, और एक जो संस्था है वो एक स्थान पर रहकर जो है कि जानकारी को इकट्ठा करते थे। और जो गुप्तचर व्यवस्था का प्रमुख हुआ करता था उसको बोला जाता था महामात्यात्सर्प, महामात्यात्सर्प बोला जाता, और असर्प जिसको बोला जाता था वो गुप्तचर विभाग को कहा जाता था। यानी कि गुप्तचर विभाग का जो हेड है वो कौन है? महामात्यात्सर्प। एरियन इन्हें ओवरसीयर्स कहता है। किन्हें? जो गूढ़ पुरुष हैं। गूढ़ पुरुष को एरियन ओवरसीयर्स कहता है, और स्ट्रैबो कहता है इंस्पेक्टर। ठीक है। और कौटिल्य द्वारा जो विभाजित मौर्य राज्य क्षेत्र थे वो प्रांत में थे, द्रोणमुख में थे, खारवटिक में थे और संग्रहण में थे। ध्यान रखिएगा, प्रांत को 6 भागों में बांटा गया था, और ये 6 प्रांत प्रमुख रूप से इंपॉर्टेंट थे। जो उत्तर पश्चिम का हिस्सा था वो तक्षशिला था। पश्चिमी भाग जो था वो उज्जैनी का था। दक्षिणी भाग सुवर्णगिरी का था। पूर्वी भाग पाटलिपुत्र का था, और कलिंग जो था वो तोसले का हिस्सा आता था। छठा और इम्पोर्टेंट जो राज्य था उसका नाम सौराष्ट्र हुआ करता था, जिसका जूनागढ़ अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है, और यह संस्कृत में लिखा गया है। जूनागढ़ अभिलेख में ही जो है कि सुदर्शन झील जो कि इम्पोर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है, आपसे बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, आप गलतियाँ करते हैं, यहाँ आपकी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील की चर्चा है। उसमें क्या कहा जाता है कि चंद्रगुप्त के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य जो कि मौर्यन था ने बनवाई थी। यह झील टूट गई। पुनः अशोक के गवर्नर तुषास्प ने बनाई जो कि मौर्यन था। इसने बनवाई प्लस साथ में यहाँ से नहर भी निकलवाई, चूँकि यहाँ पे जो है कि बहुत भारी बारिश या वर्षा के कारण जो है कि ये नहर टूट गई थी, ये झील टूट गई थी। इसके बनवाने के बाद पुनः यह टूटी, और पुनः इसे रुद्रदामक जो कि शक शासक हुआ करता था उसके गवर्नर सुविशाख ने इसे फिर से बनवाया। यह फिर पुनः टूटी, और पुनः इसे स्कंदगुप्त यानी कि गुप्त शासक के गवर्नर चक्रपालित ने इसे बनवाया भी, और साथ ही साथ यहाँ पर एक विष्णु मंदिर का जो है कि
निर्माण भी कराया। एक और चीज़ यहाँ पे आपको देखने को अच्छा मिलेगा और इसमें आपको जानकारी मिलेगी कि अशोक, उसके रानी और उसके पुत्र, आप अक्सर कन्फ्यूज़ होते हैं, यहाँ पे वो कन्फ्यूज़न आपकी समाप्त हो जाएगी। जो अशोक की दूसरी रानी है उसका नाम है कारुबाकी और इसका जो पुत्र है वो है तिवर, बहुत फेमस रहा। महेंद्र और संघमित्रा जो है वो पहली पत्नी से उत्पन्न संतानें हैं और पहली पत्नी का नाम जो था वो रानी देवी है। तिस्यरक्षिता जो रानी है वो अंतिम युवा रानी है अशोक की, जो कि विश्वासघाती की भूमिका में आपको दिखती हैं। ये कुणाल को अंधा करने और मूल बोधि वृक्ष को नष्ट करने की साजिश रचती हैं। और जो तीसरी रानी है ये पद्मावती, थर्ड है तीसरी रानी पद्मावती, इन्हीं का पुत्र है कुणाल, जिसको जो है कि अंधा करने का प्रयास करती हैं तिस्यरक्षिता रानी, जो कि अंतिम युवा रानी हुआ करती थी। ये जो कुणाल है ना, इसको जो है कि नाम इसका मिलता है धर्म विवर्धन पुराणों में। जालौक जो है अशोक का डायरेक्ट पुत्र है, प्लस कश्मीर का शासक भी है। संप्रति जो है वो कुणाल का पुत्र है, जिसे रानी अंधा करने का प्रयास बना रही थी, उसी का पुत्र जो है संप्रति है। क्लियर है आपको? प्रयाग प्रशस्ति पर विभिन्न शासकों के लेख हैं, इससे भी आपसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ये भी आप ध्यान रख लीजिए। जो कारुबा की रानी है उसको जो है कि रानी का लेख कहा जाता है। इस पर समुद्रगुप्त में लिखा है और समकालीन चीनी यात्री जब जब आए उन्होंने भी इस पर कुछ कुछ राइटिंग करी है। साथ ही साथ इस पर बीरबल का भी लेख है और जहांगीर का अंतिम लेख है। कहाँ पर? जो प्रयाग प्रशस्ति है उस पर। प्रशस्ति का मतलब होता है सम्मान में कसीदे कढ़े जाने वाले जो वाक्य होते हैं उसके। तो प्रयाग प्रशस्ति पर कारुबाकी का, समुद्रगुप्त का, समकालीन चीनी यात्रियों का, बीरबल का और जहांगीर का लेख है। अगली जो कक्षा होगी वो अति महत्वपूर्ण किस्म की होगी, उसको भी आप ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको जरा भी इससे आपकी जानकारी बढ़ती है तो प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स।